सभी किसान साथियों को राम राम नमस्कार। गांव किसान और पर्यावरण को समर्पित विलेज कनेक्शन चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज मैं मिलवाने वाला हूं एक ऐसे महान धरतीपुत्र, बिना पीएचडी की डिग्री करने वाले कृषि वैज्ञानिक और जुनूनी किसान से, जो 72 साल की उम्र में भी सैकड़ों एकड़ भूमि पर गाय आधारित खेती से जहर मुक्त पोषण युक्त अन्न, फल, सब्जियां उगा रहे हैं और हमारी धरती पर जल, जंगल, ज़मीन, जीवन को बचाने के लिए पूरे देश में भ्रमण करके हज़ारों किसानों को निःशुल्क ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत देश की आधी से भी ज़्यादा आबादी पैदा भी नहीं हुई थी, तब से ये जहर मुक्त गाय आधारित खेती कर रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आज आपको खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने जा रही है जो हमारी दशा और काम करने की दिशा को सुधार सकती है। तो चलो किसान भाइयों, इस बहुउपयोगी कीमती वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अन्य सभी किसान साथियों को भी भेजना बिल्कुल न भूलें। तो चलो किसान साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम कृष्ण जाखड़ है। गांव ढाबा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत का रहने वाला हूँ। और मैं करीब 25 साल से कुदरती खेती करता हूँ, रसायन मुक्त खेती करता हूँ। जी, आप कौन कौन सी फसलें उगाते हो यहाँ पर अपने खेत में? मैं जितनी फसलें मेरे ज़िले में हो सकती है मैं सारी लगाता हूँ। एक धान मैं नहीं लगाता, क्योंकि धान में मैं यूँ मानता हूँ कि भाई पानी की वेस्टेज है और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उतनी पैदावार नहीं होती, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस इलाके में कम से कम धान की पानी की शॉर्टेज और खेती नहीं करनी चाहिए। जी, आप कॉटन जो नरमा है उसकी भी आप पैदावार लेते हो, ये बुआई करते हो उसकी? हाँ, मैं नरमा भी और देसी कपास भी दोनों की बुआई करता हूँ। तो और अब की बार मैंने अभी करीब आज पानी लग रहा है जहाँ आपने देखा था, हाँ जी, उस जगह में मैंने RG8 कपास जो है, जो गंगानगर से निकली हुई वैरायटी है, उसकी बिजाई मैंने की है जी। और ये कुदरती सीड है। अच्छा, तो उन्नत किस्में जो आपने एक तो आपने लगाई है वो है, और कौन सी है जो किसान भाई आने वाले टाइम में इनकी बुआई कर सकते हैं? मेरा सभी किसान बंधुओं के आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह और निवेदन है जी कि हमें अपना बीज बचाना चाहिए जी। हमें बड़ी कंपनियों का GM सीड, हाइब्रिड सीड, BT कॉटन ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना नहीं चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल है कि जिस बीज में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं, वो बीज वैसा बीज पैदा नहीं कर सकता, वैसा पौधा पैदा नहीं कर सकता, तो वो अन्न, वो कॉटन अगर हम बिनोले गाय को खिला रहे हैं, बिनोले भैंस को खिला रहे हैं, या उसका घी और दूध हम पी रहे हैं, तो हमारे में भी प्रजनन की क्षमता कमजोर हो जाएगी। इसलिए जिस हाइब्रिड सीड में, जिस BT कॉटन में, जो भी बहुत एडवांस स्टेज का जो सीड है, उसे कुदरती खेती में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ पुराने साथी हैं जो बहुत अरसे से कुदरती खेती करते हैं, उन्हें एक साथी वीरेंद्र जी के पास वो बीज मुझे मिला। करीब 2 साल से डॉक्टर आशिफ शरीफ का एक मॉडल है, पिकनिक मॉडल जी, उस पे काम करता है। और उसमें काम इतना ही है कि बेड पे खेती करनी है जी, बेड बना के उस पे आपको बिजाई करनी है। तो ये बेड जो है करीब 42 इंच का बेड है, और जहाँ ट्रैक्टर का टायर चलते हैं वो 1.5 इंच की 2 नालियां हैं पतली, जिनकी डेप्थ 9 इंच या 10 इंच है, और ऊपर से चौड़ी वो 15 इंच 16 इंच चौड़ी है। तो यूँ समझो कि पानी सिर्फ खालियों में ही देना है, ट्रेंच में ही देना है, नाली में पानी देना है, बेड पे नहीं देना पानी। तो पानी बेड पे नहीं देंगे तो एक तो पानी की बचत होगी, हमें कम से कम यूँ समझो कि 5 फुट में 1.5 फुट में ही पानी देना है। तो 5 फुट में 1.5 फुट में पानी देंगे तो 30% ही पानी लगाना। और किसी भी पेड़ को, किसी भी पौधे को, और इवन गेहूं के, चना के या कॉटन के पानी नहीं चाहिए, उसे वापसा चाहिए, उसको उतना ही पानी और उतना ही हवा चाहिए। एक बेड पे पानी नहीं,
बेड सूखा ही रहना चाहिए ताकि पौधे को ऑक्सीजन उससे मिलती रहे। और नाली है उसमें सिर्फ पानी मिले। और नाली में जब यूं लगता है, कई बार मैंने आपको दिखाया भी है कि पानी जब पानी ट्रेवल करता है, सीलन ट्रेवल करती है, जब पानी लगाते हैं जो पानी जमीन में जाता है और पानी लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं दोनों तरफ फैलता है। जब वो फैलता है तो सीड के साथ चला जाता है। जब सीड के साथ चला जाता है तो जड़, बीज है वो पनपता है और बीज पनपने के बाद जड़ पनपती है। जड़ जब पनपती है, जो पानी दूर होता है तो जड़ पानी की तरफ भागती है। हम जो पानी देते हैं जड़ के ऊपर और पौधे को पूरे को पानी देते हैं। मेरा ये मानना है कि हम पौधे की जड़ को पानी देते हैं। जड़ जितनी दूर जाएगी उतनी पौधा बड़ा होगा। जड़ जितनी बड़ी होगी उतना ही उसका फूड बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाता है तो फूड की इनटेक बढ़ जाती है, क्योंकि फूड ज्यादा जगह से लेता है। और जमीन में सब चीजें उपलब्ध हैं, इतने माइक्रोब्स हैं, लेकिन एक कारण है उसमें, हमें इस कम पानी में खेती तो निश्चित होगी, लेकिन जो बची हुई जमीन है उसको ढक के रखना है। ऐसा नहीं कि नंगी पड़ी रहे। उसमें चाहे तो हम मूंग बोएं, चाहे गवार बोएं, चाहे कोई बेल वर्गीय सब्जी बोएं, या हम उस पर जो है कोई कचरा सूखा है वो बिछा दें, ताकि वो उसकी नमी जो है वो उड़े नहीं। पौधे को पानी नहीं वापसा चाहिए, और वापसे का मतलब आधा पानी और आधा हवा। तो और पुराना एक कहावत होती थी कि जब जमीन की बिजाई का समय हो जाता था, कभी बिजाई का समय है, तो हम देखते थे कभी बत्तर आई कि नहीं आई। बत्तर ही बोलते हैं, क्या बोले, हाँ जी, हाँ जी। तो बत्तर आई कि नहीं आई। तो बत्तर का ये है कि मिट्टी को हाथ में उठाओ। अगर मिट्टी को हाथ में उठाने के बाद आपने यूं किया और अगर पानी यहाँ से निकल रहा है उंगलियों में से, तो यूं समझो पानी ज्यादा है। और लड्डू यूं करके बिखर गया तो पानी कम है, और लड्डू अपनी जगह पर रह गया और गीला नहीं है, तो इसका मतलब है पानी 45 से 55% ही है। इतना ही पानी चाहिए। हमारे ये तो है नहीं कि हमने स्केल से नापना है कि 45% ही पानी चाहिए, लेकिन यूं मानो कि लड्डू से किसान बंधुओं को मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है। तो उसी बेड पे मैंने सरसों बोई हुई थी। बेड को छेड़ाछाड़ी नहीं की। बेड मेकर मेरे पास मशीन है ट्रैक्टर की, जो टायर जो है नाली में चले गए और बेड वाले से बिजाई कर दी। बेड के ऊपर 42 इंच के बेड के ऊपर 2 रो मैंने देसी कपास RG8 की लगाई है, जो नाली से पिछले साल मैंने 6 इंच छोड़ के लगाई थी। इस साल मैं ट्राई कर रहा हूँ 8 इंच छोड़ के लगाएं, क्योंकि जब खरपतवार उगती है तो वो नाली के साथ, क्योंकि पानी ज्यादा है, यहाँ उगती है। बीच में कब उगती है, क्योंकि उसमें जैसे ही पानी देंगे खरपतवार साइड में उगेगी। और बीच में तो तब उगती है जब बारिश आती है, और या हम आच्छादन नहीं करते तब उगती है। तो बीच वाले को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन जो साइड वाले को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि साइड वाले में जब पानी लगेगा नाली में तो उसकी तरफ वीड कोई न कोई खरपतवार उगनी है। तो उसके लिए मैंने अब की बार बजाय 6 इंच की, पहले जो डिजाइन है वो तो 5 इंच पे है, ठीक है, क्योंकि 42 इंच के बेड पे, और बेड क्योंकि ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है। ट्रैक्टर ने अगर गहरा कर दिया तो 42 की बजाय वो 40 हो जाता है, और ट्रैक्टर ठीक ठाक चला तो वो 42 इंच रहता है। तो यूं मान के चलें कि इसमें 5 रो है सारी, ठीक है, 5 रो है, जो 5 रो भी बो सकते हैं। लेकिन मैं 2 ही रो बोलते हैं, 3 खोल के रख देते हैं, जो तवियां हैं 3, 2 से बोते हैं। तो 2 में 8-8 इंच नाली की तरफ छोड़ के बोता हूँ, और वो हर बेड पे 2 नाली है, और बीच में फिर नाली है, बेड है, तो करीब करीब जो एरिया है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाता है। और कोशिश करता हूँ कि जो अगली बार जब बोऊंगा और जब उग जाएगा तो पौधा कम से कम 1.5 फुट या 2 फुट पे हो, ताकि उसका फैलाव अच्छा हो। जी जी। तो आपने जैसे बुआई से पहले सीड जैसे आप ले आए, तो जो बीजोपचार करते हैं, सीड ट्रीटमेंट, उस कैसे करे किसान भाई, और उसका क्या महत्व है? भाई हमें यूँ लगता है कभी जब एक तो जर्मिनेशन, जब पौधा है उसमें जब बीज है तो उसमें जर्मिनेशन की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा है कि उसमें कोई बीमारी हो सकती है। तो एक अगर किसी के पास कुछ साधन नहीं है तो वो तो सिर्फ गौमूत्र में डाल के बाहर निकाल दे बीज। कितनी देर के लिए डाल? ठीक है, एक बार गौमूत्र में डाला और बाहर निकाला भिगो के। और अगर
उसके पास गौमूत्र उपलब्ध नहीं है तो फिर बीजा अमृत से उपचार करें। बीजा अमृत का मतलब ये है कि 5 किलो जो है गोबर, जी उसमें थोड़ी सी जो है गुड़, थोड़ा जी। उसमें जो है कली 50 ml जी और 20 लीटर पानी, जी उसे मिला के गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा। 1-2 दिन बाद उसे हिलाएंगे तो उसे सीड पे लगा के हाथ से अच्छी तरह से साफ करके मल दें। तो बीजा उपचार करें इससे, बीज से। अगर ये नहीं मिलता है तो आप सिर्फ छाछ से कर दें, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास मिलेगा ही। जी जी। और अगर ये कुछ भी नहीं मिले तो कम से कम आपके पास राख मिलेगी, राख से कर दें। अच्छा, आपने जैसे 1 एकड़ में कितने किलो आपका ये बीज लगा जो आपने बुआई की है कॉटन की? क्योंकि पिछली बार वैसे तो 1 एकड़ में यूँ समझो कि भी 1 किलो से 1.5 किलो बीज ही पर्याप्त है जी लेकिन क्योंकि पिछले साल जो है कपास में, नरमे में सुंडी का बहुत अटैक था, तो ये लगता है कि जर्मिनेशन पुअर नहीं हो, जर्मिनेशन कहीं उगे कम बीज, तो इसलिए मैंने तो बीज ज़्यादा डाला है। लेकिन आप अगर बेड पे अगर 1.25 किलो भी बीज डालेंगे तब भी बहुत होगा, और अगर हाथ से तोपाई कर दें 2-2 फुट पे तो भी बहुत होगा। मतलब लेकिन ये है श्रम ज़्यादा लगेगा। हम ठीक 2-2 फुट पे अगर निशान लगा दें, 2-2 सीड डाल दें, और फिर अगर सारे सीड पनप जाए तो 1-1 निकाल दें, 1-1 रहने दें, तो 2-2 फुट पे तो लगे तो सारे एकड़ में मेरे ख्याल में 300-400 ग्राम ही बीज लगेगा। ठीक है जी। अगर कोई किसान भाई जैसे आपने जैसे बेड पे बुआई की है, समतल भूमि पे बुआई करे, तो उसको कितना बीज पर्याप्त रहेगा, और लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी वो कितनी रखें? मेरा सबसे आग्रह है कि भी अगर हम समतल जमीन में बुआई करते हैं तो पानी ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। ट्रैक्टर की जुताई ज़्यादा होगी, डीजल का खर्चा ज़्यादा होगा। अभी नहर बंद है, इसी महीने में नरमा और कपास की बिजाई हमें करनी है, और इसी महीने में सिस्टम ऐसा बन गया कि बहुत सालों से ये तय कर लिया कि पानी नहीं देना किसान को, तो पानी नहीं मिल रहा तो ट्यूबवेल से हम बिजाई करेंगे। तो ट्यूबवेल से जब बिजाई करेंगे तो मेरा तो आग्रह है कि अगर आपके पास बेड प्लांटर के साथ बिजाई का सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेड बना लें और बिजाई सिंपल तरीके से करें, बिजाई हथाड़िए से कर दें। मतलब आपको 2 ही खूंट निकालना है, इसमें पानी की बचत होगी, हमेशा बचत होगी, जनरेटर में डीजल कम जलेगा आपका, ट्यूबवेल ट्रैक्टर का डीजल कम जलेगा आपका, और आप जहाँ 2 बीघे बोते हैं वहाँ 5 बीघे 8 बीघे बो पाएंगे। तो मेरा मानना है कि हमें समतल पे बोना तो तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और कुएं का पानी खराब भी करता है धरती को, तो अच्छा, एक और वो है, भी बचत रहेगी। अभी जो मैं कह रहा हूँ कि भाई पानी कम लगे, तो हम अगर कोई चीज़ ज़मीन में जो उपलब्ध है, माइक्रोब्स हैं, जो जितने मिनरल्स पड़े हैं ज़मीन में, जिनको असंख्य हैं, कोई आदमी ये कह दें कि अब तक काउंट हो गए, काउंटेबल नहीं है, ज़मीन में इतना कुछ है कि जो अभी तक कोई साइंटिस्ट उसको काउंट नहीं कर पाया कि कितना कुछ इस भूमि में पड़ा हुआ है। कुछ हर साल कुछ साइंटिस्ट ढूंढ लेते हैं कि ये नया मिल गया, ये नया मिल गया, लेकिन असंख्य पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब अगर पानी का क्या काम है, हम पानी क्यों लगाते हैं भाई, हम पानी क्यों लगाते हैं? तो पानी जब लगाते हैं तो अगर हम पानी ज़्यादा लगाएं, मान लेते हैं कि मैं एक उदाहरण दूँ कि भाई हमने 1 गिलास पानी लिया और उसमें जो है 1 चम्मच चीनी डाली, तो कैसा होगा? मीठा मीठा होगा। अगर हमने 1 जग पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली और खूब हिलाई, तो भाई मिठास रहेगा क्या? मिठास कम हो गया ना। तो यही पानी की है, पौधे को पानी नहीं चाहिए, हम पानी दे रहे, पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसमें जो जमीन में जो मिनरल्स पड़े हैं, माइक्रोब्स पड़े हैं, जो कुछ जमीन में जो जितना भी उपलब्ध है पौधे को, वो जब सब पड़ा है तो हम थोड़ा पानी देंगे तो वो पानी जड़ के साथ, पानी का काम क्या है? जड़ को जो फूड है, जो उस पौधे का खाद्यान्न है, जो पौधे का
खुराक है, वो खुराक पानी के माध्यम से, जड़ के माध्यम से पेड़ के ऊपर तक जाएगी। और जब पेड़ के ऊपर तक जाएगी तो कुदरत का एक सिस्टम है, नेचर का एक सिस्टम है कि पानी पेड़ उतना ही उड़ाता है, उतना ही उड़ा पाता है। अगर उसने ये तय कर लिया कि मेरी इस पेड़ की क्षमता 200 ml पानी उड़ाने की है 24 घंटे में, तो 200 ml ही उड़ाता है वो। और 200 ml में अगर उसे 50 ग्राम मिनरल्स मिल रहे हैं तो पौधे को 50 ग्राम मिलेंगे। और हमने अगर उस पौधे को पानी 5 लीटर दे दिया तो पानी 5 लीटर है तो वो 5 लीटर उसके जड़ के पास जाएगा, और जो मिनरल है वो भी उसी 5 लीटर में जाएंगे। और 5 लीटर में जाएंगे तो पौधे को पानी ज्यादा उड़ाना है। जब पानी ज्यादा उड़ेगा तो उसको तो सामान मिला ही नहीं, कुछ पौधे को पानी पानी मिला। आप समझ गए मेरी बात है भाई। जब वो उसमें मिनरल्स तो उतने ही जाने हैं, अब पौधे को जरूरत है, लेकिन हम अगर पानी कम देंगे तो जड़ें ज्यादा सोख करेंगी। जब जड़ें ज्यादा सोख करेंगी तो पेड़ को तो 200 ml ही पानी उड़ाना 24 घंटे में, इससे ज्यादा नहीं। हमने उसे 2 लीटर दिया, तो 2 लीटर दिया तो जितना उपलब्ध मटेरियल था, खाद्यान्न था उस पौधे के लिए, वो अगर उस 2 लीटर में मिल गया, जैसे मिलना चाहिए तो 100 ml में मिल गया 2 लीटर में, तो पौधे को क्या मिलेगा? जी। तो पौधे को कम मिलेगा, इसलिए पौधा सरसब्ज नहीं होगा। मैंने आपको दिखाया था कि ये गेहूं वो है जिसमें पानी ज्यादा लगा हुआ, ये गेहूं वो है जिसमें पानी कम लगा हुआ। जो जिस गेहूं में पानी कम लगा है वो गेहूं बेहतर है, जिसमें पानी ज्यादा लगा है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि उसको तो जो फूड है वो मिला ही नहीं। और इसमें जैसे बेड वाली तकनीक में खरपतवार का नियंत्रण तो हाथ से ही करना पड़ेगा या छोटी मशीनों से? नहीं, ऐसा है कभी इसमें सिल्लर वगैरह जैसे किसान लगाते हैं। नहीं, मैं देखो बेड पे बोने की क्यों कह रहा हूँ, मैं 2 साल से 1 साल मैंने पूरा, आप भी देखें डॉक्टर आसिफ शरीफ, ये पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट है, तो करीब 75 साल इनकी उम्र है जी। और ये अपनी टेक्निक का नाम पिकनिक मॉडल बोलते हैं। अगर हम ट्रैक्टर पिछले 30-40 साल से चला रहे हैं उसी जमीन में, एक बार जुताई में, फिर दूसरी बार जुताई में, फिर बिजाई में, फिर सुहागे में ट्रैक्टर चल रहा है लगातार। जब ट्रैक्टर चल रहा है, वो 30 क्विंटल से लेके 70 क्विंटल के ट्रैक्टर चला रहे हैं। जब 70 क्विंटल के ट्रैक्टर चला रहे हैं तो जमीन तो सारी दब चुकी, ऊपर से ही नरम दिखती है, जमीन सारी हार्ड हो गया बिल्कुल। तो मेरा आग्रह है, सबसे निवेदन है कि हमें सबसे पहले अपनी जमीन का, जो भी मेरी बात सुन रहा है, हार्ड पैन तोड़ना चाहिए। जमीन की जो सख्त कड़ है नीचे, उसे हमें सब सॉइलर से, चिजलर से, या जो सिंगल हल है, सिर्फ सिंगल हल जो 60-65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खींच पाएगा, वो सिंगल हल 3 फुट गहरा चला जाए, ऐसे जमीन को 6-6 फुट पे हमें चलाना चाहिए। और आप ताजुब करेंगे, आप करके देखेंगे तो जो आज मैं कुदरती खेती कर रहा हूँ 25 साल से, तो मुझे यूँ लग रहा था कि मेरी जमीन, आपको मैंने मिट्टी दिखाई थी, नरम थी जी। तो उंगली से जमीन पेड़ के नीचे खोदते हैं तो उंगली से जमीन खुदती रहती है। तो मैं ये मान रहा था कि मेरी जमीन में केंचुआ बहुत है और केंचुआ बहुत काम कर रहा है, इसलिए जमीन नरम है मेरी सारी। लेकिन मैंने जब भी सब सॉइलर लिया, उस एक हल लिया, उसे मैंने चला के देखा तो 65-22 ट्रैक्टर, जो 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, वो भी 1.5 फुट से ज्यादा लगा के नहीं खींच पाया। तो इसका मतलब है कि जमीन नीचे से कितनी सख्त है, इसकी कल्पना करें आप, कल्पना करें। जब पगडंडी से भी जमीन सख्त हो जाती है, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं सालों साल, 20-30-40 साल से ट्रैक्टर जब चल रहे हैं, तो जमीन तो नीचे बिल्कुल सख्त होगी। ऊपर से हमने यूरिया और DAP डाल के बिल्कुल उसको ऐसे रपट कर दिया कि भाई नीचे से यूँ लगता है पानी जाना ही नहीं उसमें जी। तो इतनी सब जमीन है, तो सबको सब सॉइलर चलाना चाहिए। मैंने सब सॉइलर चलाया। तो आप एक और उदाहरण देता हूँ इसी के माध्यम से, कि अगर सब सॉइलर चलाने के बाद हम सोचते हैं कि पहले सब सॉइलर जिस जमीन में नहीं चला उसमें हम ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, क्योंकि नरमा बोना है ट्यूबवेल से, तो 4 दिन 5 दिन में ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल सूख जाता है। लेकिन अगर सब सॉइलर चलाने के बाद और ज़मीन को 0 लेवल करने के बाद आप ट्यूबवेल से पानी लगाएंगे, तो जैसे नहर के पानी से ज़मीन नहीं सूखती, बदतर आती है, वैसे ही आएगी। इसका मतलब है कि पानी ज़्यादा गहरा गया।
इसका मतलब हमारी ज़मीन जो है ठीक नहीं थी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे सुनने वाले किसान बंधुओं से मेरा एक निवेदन और आग्रह है कि अपने खेत में एक बार, मैं नहीं कहता रोज, हर साल नहीं, सिर्फ एक बार, हर 5 फुट 6 फुट पे एक सिंगल हल जो 50-55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर से चलेगा, 3 फुट गहरा आप चला के देखें और ज़मीन को जीरो लेवल करें और फिर आप बेड पे खेती करें। तो उससे पानी का लाभ होगा, उससे फसल अच्छी होगी, उससे आपका श्रम बचेगा, आपको बेड दोबारा नहीं बनाने, फिर आपको सब सॉइलर दोबारा नहीं चलाना, आपको दोबारा बेड नहीं बनाने और आपको जीरो लेवल दोबारा नहीं करना, आपको तो सिर्फ बिजाई करनी है। और अगर कोई नाली टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसे, वो बेड शेपर है, उसी से वापस एक बार चलाएंगे तो नाली अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो इतना ही करना है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है, और मेरे पास आके देख लें, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं मिलूँ तो खेत में आके देखें, आपके सामने नज़र आएगा। तो मैंने नए बेड बनाने के बाद भी खेती की है। मैंने अब की बार पुराने बेड पे कपास बोई है, पुराने 1 साल पुराने बेड पे जो अभी गेहूं और चना और सरसों की जो बिजाई की थी 2023 में, अक्टूबर में, नवंबर में, वो ही बेड अब मैं इस्तेमाल करूंगा। उसी बेड पे अभी मैं नरमा और कपास दोनों बोऊंगा। और अगर यही बेड दोबारा जब गेहूं बोऊंगा या चना बोऊंगा या सरसों बोऊंगा या कोई भी फसल बोऊंगा, इवन बाग भी करूंगा, तो बेड पे ही करूंगा। पौधे को जितनी जरूरत है उतना पानी मिले, श्रम कम लगे, डीजल कम लगे, ट्रैक्टर का डीजल कम लगेगा, बिजली का खर्चा कम होगा। हमें किसान की आय बढ़ाने का एक ही मात्र तरीका है कि हम अपना खर्चा कम करें। जी जी। तो आपके क्षेत्र में पिछली बार सुंडी का कितना प्रकोप हुआ, आपके क्षेत्र में कितना हुआ, कैसे समाधान किया उसका? मैं जो है, मैंने जैसे बताया कि मैं पिछले 25 साल से कुदरती खेती करता हूँ सुभाष पालेकर जी के मेथड से। तो वो अग्नि अस्त्र और ब्रह्म अस्त्र बनाने की बात करते हैं। जी जी। तो मैंने भी वैसे ही अग्नि अस्त्र और ब्रह्म अस्त्र से कंट्रोल किया। और पहला जो चुगाई है मेरी, उसमें कोई सुंडी नहीं थी। ठीक है। लेकिन जब दूसरी चुगाई आई तो सुंडी नहीं थी, लेकिन जो अभी क्लाइमेट चेंज है, जो वातावरण है, उससे मुझे लगा कि जो टिंडा था वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। ठीक। उसमें सुंडी नहीं थी, सिकुड़ रहा था। मेरा आपसे के चैनल के माध्यम से आग्रह और निवेदन है किसान बंधुओं को, अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें इस सिस्टम को बचाना है, तो हमें यूरिया, डीएपी, केमिकल इसे छोड़ना पड़ेगा। हमें इकोलॉजिकल सिस्टम पे आना पड़ेगा, ताकि कुदरत बचे, हवा बचे, पानी बचे, ये सब बचेगा तभी फसल बचेगी। बीमारियां बढ़ रही है, हम में भी बढ़ रही है, फसल में भी बढ़ रही है। तो इसका कारण है, अगर मुझे बताओ, जब हम जीवन में, मैं बहुत छोटा था तो पढ़ते थे, तो फिड़कला आता था लालटेन के। रात को जब भी खाना बनाती थी माँ, फिड़कले आते थे लालटेन में। तो बताओ, जब फिड़कला आता था इसका मतलब सुंडी भी आती थी। तब सुंडी का अटैक नहीं था, अब सुंडी का अटैक है। अटैक है कि हम इस तरह के करके और 30,000, 40,000, 50,000 लीटर की दवा डालते हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आता। जब मैंने खेती शुरू की थी 72 में, तब 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये की स्प्रे वाली 1 लीटर आता था। और जो टाटा की एक स्प्रे नई आई थी जो 900 रुपये लीटर थी, तो यूँ लगता था बहुत महंगी है। अब तो मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किस महंगी दवा हम डाल रहे हैं। तो अगर इतनी महंगी दवा डालेंगे तो हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा किसान साथियों। तो मेरा निवेदन है कि आप सारा कुदरती खेती पे आ जाएं और बेड पे नरमा बोए, मल्चिंग करें, और जितने चिजलर जरूर चलाएं। सब सॉइलर बहुत ज़रूरी है, फिर बेड बनाना ज़रूरी है। बेड की मशीन अगर आपको महंगी लगती है तो 2 फार्मर ले लें, गांव की सोसाइटी को कहो कि बेड प्लांटर ले। और अगर नहीं है तो सिंपल है कि जो हमारे पास पुराने सिस्टम था, जो हम बट बनाते थे
हमें मेट बनाने की, हमने डोरियां बनाते थे, डोरियां वाली मशीन को चौड़ी करें और चौड़ी करने के बाद एक नाली और बनाए, दूसरी बात पलट के बनाए तो नाली अपने आप बन जाएगी। हम अगर 42 इंच नहीं है तो 40 भी चलेगी, अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी तब भी चलेगी। लेकिन बिजाई हम हाथाड़िए से कर दें, लेकिन हम बेड पे खेती करने के बाद एक बार एक्सपीरियंस करके देखें, फिर आपको एहसास होगा कि बेड पे करने से लाभ होगा। बेड के मतलब कम पानी से लाभ होगा। असली काम ये है हम अब तक पानी कैसे फसल को देना यही नहीं समझ पाए। गुरु जी, आपसे सवाल और है कि अच्छी उपज के लिए किसान भाई नरमा कपास में कौन कौन सी देसी खाद बना के डालें और कितनी कितनी डालें और कितनी कब कब डालें? देखो, इसमें भी दो सवाल उठते हैं। एक, हम अगर कुदरती खेती करें तो लोग गोबर की खाद को प्राथमिकता देते हैं कि गोबर की खाद डालें। जी, गोबर की खाद डालें, ज़्यादा खाद डालें गोबर की तो फसल अच्छी होगी। आपने देखा होगा कि जब हम गोबर की खाद डालते हैं, जब रूढ़ी हमारे घर में पड़ी रहती है और जब हम निकालने लगते हैं उसको, तो आपने देखा होगा उसमें कई रंग आते हैं। कहीं भूरी है, कहीं हल्की भूरी है, कहीं नीली है, कहीं हल्की नीली है, और उसमें से भाप सी निकलती है। कई लेयर आती हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक अगर 2 फुट का हमने कुंडी मार रखी है तो 2 फुट में 4-5 तरह के रंग आते हैं। तो वो 4-5 रंग क्या है, आपने कभी गौर नहीं किया। तो वो रंग इसलिए है कि जो कुछ उसमें गुण था, जो उसमें जीवाणु थे उस गोबर में, वो अलग अलग टाइम मरे। कोई तड़फ के मरा, कोई कम हवा में मरा, कोई गर्मी में मरा, कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा, कोई पानी की कमी से मरा। तो जैसे जैसे मरे वैसे वैसे रंग। तो उसमें गुण की बजाय अवगुण ज्यादा आ गए, उसमें पैथोजन ज्यादा आ गए। और उसमें गर्मी भी तो उसमें क्या है कि हम अगर गोबर की खाद ही हमें डालनी है तो मेरा एक ही निवेदन है कि गोबर की खाद हम बट्ठल दर बट्ठल जोड़े। ठीक है। जैसे बट्ठल के गौशाला में से लिया तो हमने एक तसला जो है वो एक तरफ डाल दिया, फिर दूसरा तसला उस तसले के ऊपर नहीं दूसरी जगह डाला, फिर दूसरी जगह। तो वो जब सूख जाए फिर उसको इकट्ठा कर दे, फिर ऐसे करें ताकि वो जो है, जो उसमें जो गुण हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु जिंदा हैं उस गोबर में, उनको हवा, पानी, नमी सब बराबर मिले। और बराबर मिलने के बाद वो जब सूख जाएंगे और दोबारा उनको पानी मिलेगा, दोबारा उनको ठंडक मिलेगी, दोबारा उनको मौसम और वातावरण मिलेगा, तो वो दोबारा पनपेंगे। लेकिन जब वो कलर चेंज कर जाते हैं और बदबू आने लगती है तब वो चेंज नहीं करेंगे। एक मेथड है सिंपल। दूसरा है कि आपके पास जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, आपके पास जितनी खरपतवार है, पराली है, जो कुछ भी है, उसे आप जीवा अमृत में मिक्स करें। जीवा अमृत के साथ उसमें, जैसे हम कैकल करते थे पुराने जमाने में, गोबर, सफेद मिट्टी और तूड़ी मिला के हम ऊपर की छत लीपते थे, उस तरह से गोबर, गौमूत्र और कचरा, हरा कचरा, खेत का कचरा, और जो गाय भैंस को जो बच जाता है नहीं खाती उसका कचरा, या सर्दियों में या गर्मियों में गाय जहाँ बैठती है उसके नीचे की अगर कचरा डाल दें तो उसका वो कचरा, वो सारा अगर हम मिक्स करते रहें और काटते रहें। आपके पास काटने का साधन नहीं है तो आप जो है लंबा बिछा दें और तवियां चलाएं, ऊपर से जीवामृत डालें। वो जीवामृत ऊपर डालें, लेकिन इतना ही डालें कि जैसे मैंने बताया कि मॉइस्चर 50%, उस कचरे में 50% मॉइस्चर है, उसको हवा देते रहना। मतलब हवा देने का मतलब है उसे 30 से चौथे दिन आपको पलटी देनी है। अगर आप पलटी देंगे, 7 बार पलटी देंगे, चाहे ट्रैक्टर से दें चाहे हाथ से दें, 7 बार पलटी देंगे तो जो कचरा तैयार होगा वो राख जैसा, रेत जैसा घन जीवामृत तैयार हो जाएगा। वो घन जीवामृत आप 1 एकड़ में 1 क्विंटल 2 क्विंटल डालें तो पर्याप्त है, ज़्यादा नहीं डालना। तो ये उसके खाद का काम करेगा। और जीवामृत जड़ के साथ दें तब भी काम करेगा। ठीक है। और इसको कब कब डालना है? अभी एक तो जैसे हमने
हर पानी के साथ डालें? नहीं, अभी जो घन जीवामृत है, घन जीवामृत का मतलब है, जीवामृत का मतलब है जिसमें लिक्विड है वो जीवामृत है। घन जीवा मतलब है जो सॉलिड है, जो ठोस है, जो जिसे हम कहते हैं कि रूढ़ी की खाद है या गोबर की खाद है, तो वो डालना हो तो बिजाई से पहले डालना है जी। और जीवामृत है तो मैं तो हर बारी के साथ डाल देता हूँ। जब भी नहर का पानी लगाता हूँ खेत में, पानी के साथ डाल देते हैं। वो 100 लीटर बीघे से लेके 500 लीटर, 1000 लीटर, जितना मर्जी डालो, मतलब उसमें ज्यादा डालो तो नुकसान कतई नहीं करेगा। आप इसी की स्प्रे करें 10% तब भी उपयुक्त है, स्प्रे करें 20% तब भी उपयुक्त है। तो यही खाद खुराक में देता हूँ, गेहूं को भी, चने को भी, सरसों को भी, हर फसल को। इवन मेरे किन्नों का जो बाग है वो उसी में देता हूँ। लेकिन ये मल्चिंग उसमें भी मस्ट है, मल्चिंग होनी चाहिए, क्योंकि मल्चिंग एक्चुअली क्या है कि जो कचरा पड़ा है वो अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद जब जीवामृत डालेगा तो गड़ जाएगा, तो उसका बायोमास बन जाएगा। बायोमास बन जाएगा तो जो जमीन का जो CN रेशियो है, जो कार्बन रेशियो है, वो चेंज हो जाएगा। तो हमें कार्बन रेशियो को ही बदलना है। जी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी आपने अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप आए, आपके माध्यम से मेरे पास जो मेरी जानकारी उपलब्ध थी, जितना मैं बता सकता था मैंने चेष्टा की, और हो सकता है कि भाई इसमें मेरे बताने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कोई भी किसान कभी भी जब भी उसका मन हो मेरे पास आ सकता है, देख सकता है, सीख सकता है। मैं जो कुछ जानता हूँ वो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जय किसान। तो किसान साथियों, आज की जानकारी में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बने रहें विलेज कनेक्शन के साथ। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।